Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is part third of your test series number 1, set C. So without wasting time, let's quickly start with question number 51. हमने 50 पे खत्म किया था. तो क्वेश्चन कहता है आपको इसमें करेक्ट बताना है that an amendment of the constitution can be initiated only by prior permission of the president. And second option is all constitutional amendment bills must be passed in each house by a simple majority. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आर्टिकल 368 पता होना चाहिए आपको. 368 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल होता है, ठीक है, वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स प्रपोज नहीं कर सकते. ये पार्लियामेंट में ही प्रपोज होना पड़ेगा बाय आइदर हाउस. लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी प्रपोज कर सकता है इसको, ठीक है. और पार्लियामेंट में ही कोई मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी इसको प्रपोज कर सकता है, ठीक है. और इसके लिए प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत या प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन कि ओनली बाय द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो 1 रॉन्ग हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया. नाउ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय ए सिंपल मेजोरिटी. तो देखिए जो बिल है ना वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है. मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो ये सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी होगा, तो ये भी गलत है. सो द राइट ऑप्शन इज नाइदर 1 नॉर 2. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52. अच्छा, 52 मूव करने से पहले कुछ और बातें याद रखिएगा. अगर किसी तरह का डेडलॉक होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में, तो डेडलॉक को हटाने का जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में नहीं होता है, ठीक है. जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है. उसके बाद अगर किसी फेडरल प्रोविजन को ये बिल अमेंड कर रहा होगा तो इसको लेजिस्लेचर से भी रैटिफाई कराना पड़ेगा. और कितने से? एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है. ये क्या होता है सिंपल मेजोरिटी? दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है. जैसे ही दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इसको पास कर देते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको रैटिफाई कर देता है जहां पे नेसेसरी है, तो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है. अब प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा इस बिल के लिए. वो ना ही विद होल्ड कर सकता है एसेंट, ना ही रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52. Consider the following statements in the context of preamble to the constitution. तो preamble states that the constitution derives its authority from the constituent assembly of India. तो क्या preamble ये कहता है कि constitution अपनी authority constituent assembly of India से derive करता है या फिर we the people of India से करता है? तो इसलिए statement 1 incorrect है. अगर 1 incorrect है, that means the option this and this both are incorrect. So यहां पे भी करेक्ट बताना है. थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद अ प्रियम्बल. तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पे हमने देखा है कि हमने बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल के साथ बनने वाला ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रियम्बल बना था. और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने प्रियम्बल लगाया था, इंक्लूडिंग इंडिया, फॉलोइंग द प्रैक्टिस, ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज इनकरेक्ट. द राइट वन इज ओनली थर्ड ऑप्शन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 53. If the President of India exercises his power as provided under Article 359 of the Constitution, then अगर 359 वाला जो आर्टिकल है उसका पावर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है? पहले तो 359 पता होना चाहिए इसके लिए. अगर नहीं पता है तो चलिए फिर भी ऑप्शन से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. अ प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस फॉर एनी स्टेट. The powers of High Court are subsumed by the Supreme Court.
द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स, ही मे एक्सटेंड नेशनल इमरजेंसी ओनली इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नॉट द एंटायर कंट्री। तो देखिए, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए पॉलिटी में जब भी आप पढ़ते हो कि जो ऑर्डिनेंस बनाने का किसी की भी स्टेट के लिए जो पावर है वो आपका, तो ये जो बात है ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता है तो वो जब असेंबली से पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है तब करता है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। और जब असेंबली असेंबली नहीं रहती है और तो गवर्नर जो है वो अंडर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस इशू करता है फॉर स्टेट। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। और नेशनल इमरजेंसी रहता तो आपका आर्टिकल 356 के बारे में बात जरूर होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ये 356 के बाद वाला आर्टिकल है, तो जरूर फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात होगी, एंड दैट टू इन नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। Xenotransplantation recently seen in news is, xenotransplantation देखिए क्या होता है, it is the transplantation of organs among different species। तो जब organs का different species में transplantation होता है तो उसको xenotransplantation बोलते हैं। देखिए एक word होता है xenophobia, तो दूसरी कंट्री के लोगों से एक तरह से डिसलाइक या उनके खिलाफ प्रेजुडिस या मान के चलिए डर होना, ठीक है, उसको जेनोफोबिया बोलते हैं। तो जेनो मतलब ही होता है डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो जब हम ऑर्गन को डिफरेंट स्पीशीज में ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है। मैंने यहां से इसको डिकोड किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी स्पीसीज के बारे में बात हुई नहीं थी, तो इसलिए ये जो है कोई भी सही नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। Consider the following statements with reference to martial law in India। तो martial law in India में Indian Constitution under Article 34 defines martial law। तो क्या ये बात सही है? देखेंगे। Both martial law and national emergency can be imposed in any part of the country। तो सबसे पहला तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो मार्शल लॉ है या फिर नेशनल इमरजेंसी है इंडिया के किसी भी पार्ट में लगाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन वन क्यों इनकरेक्ट हो जाता है? क्योंकि मार्शल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है, ये इम्प्लिसिट है, ठीक है। तो और कोई ऐसा स्पेसिफिक या कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज करता हो कि मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 34 जो है वो एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट में जब मार्शल लॉ लगाया गया है। बात समझ में आ रही है? 34 इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन योर फंडामेंटल राइट व्हेन मार्शल लॉ इज इन प्लेस, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है क्योंकि इसको कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो 1 इज रॉन्ग, सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। With reference to the representation of people belonging to scheduled caste and scheduled tribes while implementing reservation in promotion in India, consider the following statement। तो जब SC/ST के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जब हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो पहला ऑप्शन कहता है द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा showing the inadequacy of representation of a section of people in public employment। सेकेंड ऑप्शन है आपका, अच्छा पहले ही देख लेते हैं। पहला वाला देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है क्योंकि स्टेट को ऑब्लिगेट किया गया है कि वो क्वांटिफाइबल डेटा जो है उसको कलेक्ट करे, ठीक है। अंडर विच कोर्ट जजमेंट? एम नागराज 2006 का एक जजमेंट था और जर्नैल सिंह 2018 का जजमेंट था जिसमें स्टेट इज ऑब्लिगेटेड, ठीक है। तो कौन कौन से केसेस हैं? एम नागराज एंड जर्नैल सिंह 2018 का केस, ठीक है। इसमें स्टेट को ऑब्लिगेट किया गया है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, assessment on the inadequacy of representation of the reserved categories in promotional fields is left to the central government। तो क्या ये बात सही है?
कि इनएडिक्वेसी है अगर इनके रिप्रेजेंटेशन में इन प्रमोशनल पोस्ट, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है इनका असेसमेंट? तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है रिजर्व्ड कैटेगरी में इन प्रमोशनल पोस्ट, सो इट विल बी लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 57. The Indian Councils Act of 1861 introduced which of the following provisions for the first time in India? तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से कौन सा प्रोविजन पहली बार इंडिया में लाया गया? तो पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बताना है। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू वाइसरॉयज काउंसिल, ये भी सही बात है बिल्कुल। एंड द न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1858 वाले में, यानी 1857 के रिवोल्ट के बाद वाले 1858 के एक्ट में आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही है, सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 58. अच्छा, ये सब जितने भी इंडियन काउंसिल्स एक्ट वगैरह है ना, मतलब ये आपको सारे अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यूनियन ऑफ इंडिया जो कहा गया है आर्टिकल 1 में, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो क्या उसमें स्टेट्स आता है? बिल्कुल आता है। क्या यूनियन टेरिटरीज आता है? लेट्स सी, यूनियन टेरिटरीज, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत वाइडर एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सॉरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना, देखिए दो एक्सप्रेशन है, एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है। ठीक है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपका सब कुछ, मतलब स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जिन एरियाज को गवर्नमेंट बाद में एक्वायर करेगा फ्यूचर में, वो भी आ जाती है। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया की जब बात होती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी बात आएगी एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स ओनली स्टेट्स, सो ऑप्शन 1 ओनली। लेकिन अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया होता तो ये तीनों चीजें हो जाती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग is or are the defining features of the parliamentary form of government in India? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया को कौन कौन से फीचर्स जो है डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो क्या हमारे इतना ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में अमेरिकन गवर्नमेंट की तरह? तो नहीं, ये गलत ऑप्शन है, सो दिस बिकम्स रॉन्ग। तो 2 ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज ट्रू। थर्ड देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हाँ, डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो क्या ये लेकिन पार्लियामेंट्री फीचर है? तो ये पार्लियामेंट्री फीचर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 2 है डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फीचर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो दिस डिवीजन ऑफ पावर हैज नथिंग टू डू विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स के लिए बात करता है, ना कि गवर्निंग मैकेनिज्म को। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ओनली 3 इज राइट। देखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये तो सही है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 60th। अच्छा, लास्ट पार्ट 4 जो होगा वो आपका फाइनल पार्ट होगा इस टेस्ट सीरीज का, आई मीन टेस्ट सीरीज नंबर 1 का, क्योंकि 40 क्वेश्चन हम एक साथ लगा लेंगे। अभी थोड़ा सा आई एम लैकिंग ऑफ टाइम, तो इसलिए 10 क्वेश्चंस करके विल रैप इट अप। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें करेक्ट है, यहां पे भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है? बिल्कुल एक लीगल राइट है। आपका फंडामेंटल राइट था बट उसको लीगल राइट चेंज कर दिया गया था। और ये आपका इट कैन बी कर्टेल्ड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या ये ऑर्डिनरी लॉ से ही कर्टेल कर दिया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड, इन केस ऑफ वायलेशन द अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्समेंट। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट आपका नहीं रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलता है आर्टिकल 32 के अंदर, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो 226 के अंदर। लेकिन ये आपका जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। सो ओनली ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई विल मीट यू इन पार्ट 4 विद क्वेश्चन नंबर 61 to 100। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।